तो जब तुम खुद ही इतने सारे संगठन अलग अलग चीजों पे बना रहे हो, तो तुम लोगों को इकट्ठा कैसे करोगे? क्योंकि उनको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि लोग जब इकट्ठे होते हैं, अलग अलग दड़बों में इकट्ठे होते हैं, अलग अलग सेक्शन में इकट्ठे होते हैं, कोई क्रांति नहीं कर सकते। अलग अलग इकट्ठे हुए लोग अपना भी कोई बेनिफिट नहीं कर सकते। अलग अलग इकट्ठे हुए लोग अपने को कुछ दे नहीं सकते। तो कौन देगा? तो देगा उनको इकट्ठे होने का फेविकॉल, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान। हमारा जो फेविकॉल है, हमारी जो फेविक्विक है, हमारी जो चुंबक है, हमारा जो एडेसिव है, हमको जो जोड़ के रख सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पहचान है। चाहे हम बुद्ध के फॉलोवर हों, चाहे हम किसी संत के फॉलोवर हों। सभी लोग अपना माइक और वीडियो वीडियो ओपन रख सकते हैं, लेकिन माइक को जो है वो म्यूट कर ले। जूम पोर्टल पर बैठे हुए संघ को नमन, संतों को बंदामी, संगे सलाम। दिल्ली के अंदर पिछले पिछले 2 दिनों से चुनाव चल रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव। बार काउंसिल वकीलों की वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो वकीलों को रेगुलेट करती है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर ये आती है, वकीलों को रेगुलेट करने का काम करती है, वकीलों के डिसिप्लिन को देखने का काम करती है, वकील कैसे उसमें कंडक्ट करते हैं वो काम करती है, और वकीलों की प्रैक्टिस से रिलेटेड सारी चीजें बार काउंसिल करती है। तो यहाँ चुनाव चल रहे हैं, साथ में और भी स्टेट्स हैं जहां पे चुनाव चल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी पीछे खत्म हुए हैं। और उन चुनावों में दिल्ली के अंदर 221 कैंडिडेट्स हैं जो बार काउंसिल में चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें समण भी हैं, बमण भी हैं, और भी लोग हैं। और वो जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, वो सब पूरी जान लगा के चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हम समण हैं, तो हमको जो अप्रोच किया गया वो समण वकीलों के द्वारा किया गया। और समण वकीलों ने कहा, जैसा कि चुनाव लड़ने वाला आदमी कहता है कि भाई जी ध्यान रखना, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट मुझे ही देना। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक समण वकील ने मुझे फोन किया और ये कहा। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो 221 के कैंडिडेट में हमारा कोई समण भी लड़ रहा है, क्योंकि बार काउंसिल का चुनाव लड़ना बड़ी चीज होती है। इतने सारे वकीलों को केटर करना होता है, और दिल्ली में तो वैसे भी इतनी सारी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और बाकी क्वाजी, सेमी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज भी हैं। तो दिल्ली के अंदर वकीलों से वोट लेना, ये करना बड़ा काम है। क्योंकि छोटी जगह पे तो जैसे उत्तर प्रदेश है या हरियाणा है, वहां पे दूर दूर कोर्ट्स होती हैं, और वकील अपने अपने यहाँ तय कर लेते हैं कि सारे सारे वकीलों की वोट इसके यहाँ जाएंगी। दिल्ली के अंदर सिस्टम दूसरी तरीके से चलता है। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि यहाँ पे किसी समण वकील ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि अपनी वोट फर्स्ट प्रेफरेंस वाली हमें देना। फिर थोड़े दिनों बाद एक समण वकील का फोन फिर आया। उसने मुझे कहा कि भाई जी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मुझे देना। और फिर थोड़े दिनों बाद एक तीसरे समण वकील का फोन आया। उसने कहा भाई जी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मुझे देना। और फिर थोड़े दिनों बाद एक समण वकील का फोन आया जिसकी वाइफ बमण है, वो अपनी वाइफ को चुनाव लड़वा रहा है। वो कह रहा है कि आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मुझे देना, मतलब मेरी वाइफ को देना। तो मैं बड़ा ताज्जुब किया इस बात का कि भाई, जब पिछली बार बार काउंसिल के चुनाव हुए थे 17-18 में, तब इनमें से कई लोग ऐसे थे जो चुनाव लड़े थे, और वो चुनाव लड़ करके बुरी तरह से परास्त हुए, हार गए वो लोग। उनका कहीं नंबर नहीं आया, क्योंकि बार काउंसिल में प्रेफरेंस के आधार पर वोटिंग होती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाली जितनी ज्यादा वोट होंगी, उसका जाना पक्का हो जाता है। फिर सेकंड प्रेफरेंस वाले देखते हैं, फिर थर्ड प्रेफरेंस वाले देखते हैं, जिसकी जितनी वोट होती है उनको लेते चले जाते हैं बार काउंसिल में, क्योंकि बड़ी बॉडी होती है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा भाई, तुम, एक चुनाव है, उसमें लिमिटेड वोट्स होनी है। उन लिमिटेड वोट्स में जब तुम चुनाव लड़ रहे हो, तो तुमने आपस में बैठ के तय नहीं किया था कि इस बार चुनाव कौन लड़ेगा?
वैसे तो तुम मंचों पे जाते हो, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हो, एक दूसरे के यहाँ उठते बैठते हो, एक दूसरे को अपनी मीटिंगों में बुलाते हो, एक दूसरे को अपने फंक्शन में बुलाते हो, एक दूसरे के साथ धरना प्रदर्शन करते हो। कोई मुकदमा ऐसा हो जाए जिससे सोशल मैटर कोई ऐसा होता है जिससे बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिले, तो तुम सारे के सारे इकट्ठे होकर उस मुकदमे को लड़ने चले जाते हो, ये दिखाने के लिए कि देखो ये टीम है, ये उस मुकदमे को लड़ रही है जिससे लाइमलाइट मिलती है। तो मैंने कहा तुमने आपस में बैठ के तय नहीं किया था क्या कि तुम आपस में बैठ के ये तय कर लो कि इस बार कौन समण है जो चुनाव लड़ेगा? अगर तुम सारे मिलके ये तय कर लें कि कौन सा समण है जो चुनाव लड़ेगा, तो तुम्हारा तो चुनाव जीता जिताया है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है जिससे तुम एक झटके में ये चुनाव जीत सकते हो। कम से कम जितने हमारे वकील हैं, जितने हमारे समण वकील दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होगा बार काउंसिल में, अभी तो कोई भी नहीं है। तो एक ने मुझे कहा कि सर इस बार हम इतिहास बनाएंगे, इस बार हम जीतेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारी तो फर्स्ट प्रेफरेंस समण एडवोकेट के लिए रहेगी। तो दूसरे से मैंने पूछा तो दूसरे ने भी यही कहा कि हम इतिहास बनाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट प्रेफरेंस समण एडवोकेट के लिए रहेगी। तीसरे ने भी यही कहा, चौथे ने भी यही कहा। बल्कि एक ने तो ये कहा कि मेरी वाइफ ब्राह्मण है, वो चुनाव लड़ रही है और मैं समणों की वोट भी लेके आऊंगा और बमड़ों की वोट भी लेके आऊंगा। मैं कहा भाई तू कर ले जो करे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो सारे वकील हैं, ये सारे इकट्ठे होके ये तय नहीं कर पाए कि हम किसको चुनाव लड़वाएं। ये सारे इकट्ठे होके ये स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए कि हम इस चुनाव को निकाले कैसे, क्योंकि ये 2018 में 17 में आया था, उसके बाद अब 26 में हो रहा है। तो 6 और 2 8 साल बाद चुनाव हो रहा है ये। अब 8 साल का लंबा लंबा कार्यकाल होता है, और लंबे कार्यकाल में बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने समण वकीलों के लिए कर सकते हो। और आप ये भी तय कर सकते थे कि भाई पिछली बार जिन्होंने लड़ा था वो इस बार लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वो ये 8 साल को वेस्ट कर गए, वो इस 8 साल को कूड़े में डाल गए। उन्होंने इस 8 साल पे पानी फेर दिया, क्योंकि उन्होंने ना आपस में ये तय किया कि कौन लड़ेगा, उन्होंने ना आपस में तय किया कि कैसे लड़ना है, उन्होंने आपस में तय किया कि कैसे अपने समण वकीलों को टारगेट करना है, उन्होंने ना आपस में तय किया कि कैसे उनको अप्रोच करके उनकी वोट लेके आनी है, उन्होंने ना ये तय किया कि कैसे ये सारा का सारा काम चलेगा, जबकि वो 8 साल के कार्यकाल में लगातार मिलते रहे। क्यों नहीं किया उन्होंने तय? क्योंकि हर आदमी को ये लगता है कि जीत की जो कुंजी है वो उसके अकेले के हाथ में है, कि वो अगर बार काउंसिल का मेंबर बनेगा तो वो कुछ कर पाएगा। हर वकील को ये लगता है, जितने वहां चुनाव लड़ रहे हैं सबको ये लगता है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो ही कुछ हो पाएगा। और हर किसी को अपनी आशा की किरण नजर आती है, क्योंकि हर वकील जाता है सोसाइटी में लंबे लंबे भाषण देता है, मंचों पे जाता है भाषण देता है, दूसरों की मीटिंगों में जाता है भाषण देता है, मीडिया बाइट्स देता है, और उसके आसपास कुछ चेले चंटारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबको ये लगता है कि मेरी बारी, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। यही लगता रहेगा उनको। कारण उसका सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारे दिल्ली के अंदर वकीलों का कोई संघ नहीं है। हमारे दिल्ली के अंदर वकील एक साथ नहीं है, इकट्ठे नहीं है। और ये सिर्फ दिल्ली की बीमारी नहीं है, ये पूरे देश की बीमारी है। पूरे देश में आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वकील इकट्ठे नहीं हैं जो ये तय कर सकें कि इकट्ठे होकर वो अपना एक बार काउंसिल में कैंडिडेट लेके आ सकें, रिप्रेजेंटेटिव लेके आ सकें। और उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। अब वो इकट्ठे कैसे होंगे? क्योंकि जितने भी देखा यह गया है कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे वो अफसर हैं, बुद्धिजीवी का मतलब कि जिनको समाज के लोग समझते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें ज्यादा बुद्धि होगी, ये ज्यादा हमारा भला करेंगे, उनको बुद्धिजीवी कहा जा रहा है, या रेफरेंस के आधार पे। तो वो ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञान हमारे पास है, अब जब हमारे पास ज्ञान है तो हम तय कर लेंगे। उनमें से कोई भी संघ के दायरे में नहीं बंधना चाहता। आप समर संघ में आने की बात तो छोड़ो, उनमें से कोई भी अपने आसपास भी इकट्ठा होकर एक संघ नहीं बनाने को तैयार है, अपने आसपास भी इकट्ठा होकर एक सिंगल यूनिट बनाने को तैयार नहीं है कि वो ये तय कर लें कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी कैसे। और नतीजा ये होता है कि हम बार बार अपना मजाक बनवा के, अपना मजाक उड़वा के, और पीछे कहीं कोने में जाके बैठ जाते हैं। फिर चुनाव आता है, फिर इस चीज में लग जाते हैं। वकीलों का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं तो खुद वकील हूं, तो मैं दे सकता हूं। जनरली वकीलों को कोई कुछ कहता है तो बुरा मान जाते हैं। वकीलों का उदाहरण इसलिए दिया, एक तो मैं खुद वकील हूं और दूसरा आजकल यहाँ पे चुनाव चल रहा है, तो वो मैंने देखा बहुत बारीकी से, बहुत बहुत गौर से। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि ये वकीलों का जो उदाहरण है, ये एक साथ इकट्ठे ना होने का जो उदाहरण है, ये अलग अलग रहने का जो उदाहरण है, ये एक ही चुनाव में बहुत सारे लोगों के खड़े होने का जो उदाहरण है,
आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ना होने का जो उदाहरण है, ये हमको हर फील्ड में मिलता है। ये हमको वकीलों की बॉडी में भी मिलेगा, ये डॉक्टरों की बॉडी में भी मिलेगा, ये बाकी जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनकी बॉडी में भी मिलेगा। जहां जहां चुनाव की प्रक्रिया होती है वहां मिलेगा। और यहां तक कि ये हमको अपने जनरल इलेक्शंस में भी मिलेगा, स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी मिलेगा, पंचायत के चुनाव में भी मिलेगा, और हर तरीके से मिलेगा। और इसका नुकसान हम भुगतते चले आ रहे हैं। इसका नुकसान हम बहुत समय से भुगतते चले आ रहे हैं। इसके अगर आप मूल कारण पे जाएंगे तो मूल कारण में कुछ चीजें समझ आती हैं। मूल कारण में कुछ चीजें ये समझ आती हैं कि बाबा साहब ने हमको 3 जगह इकट्ठा किया, SC ST OBC, क्योंकि हम तो पहले बटे हुए थे जातियों में। 6,743 जातियां थी, जो अब हमारे काम हुआ करते थे, उन काम के आधार पर, उन प्रैक्टिसेस के आधार पर हमारी जातियां थी। उन जातियों के आधार पर हम बड़े बटे हुए थे। तो बाबा साहब ने वो बटे हुए लोगों को 3 जगह इकट्ठा किया। 3 जगह जब इकट्ठा किया तो संविधान में प्रावधान किया, और उस प्रावधान का हमको बेनिफिट भी मिला। और बेनिफिट इस कदर मिला कि हमको रिजर्वेशन मिला, हमको रिप्रेजेंटेशन मिली, हम थोड़े बहुत पढ़ गए, लिख गए, थोड़ा बहुत धन अर्जित कर लिया, थोड़े बहुत अच्छी जगह रहने लगे, गांव से निकल के शहरों में आ गए, कस्बों में आ गए, हेड जिले के हेडक्वार्टर में आ गए। ये हमको बेनिफिट हुआ। लेकिन जैसे ही हमको ये बेनिफिट हुआ, तो उस बेनिफिट को ऐड ऑन करने की बजाय, उसमें +1 करने की बजाय, हमने क्या काम किया कि हमने वो 3 जो पोटलियां बाबा साहब ने बनाई थी SC ST OBC की, उनको खोल दिया। और उनको खोल करके हमने सबसे पहले जातियों के नाम पे संगठन बनाए, हमने SC के नाम पे अलग संगठन बनाए, ST के नाम पे अलग संगठन बनाए, OBC के नाम पे अलग संगठन बनाए, अपने जितने पंथ हैं उनके नाम पे अलग संगठन बनाए, अपने जितने हमारी जितनी मान्यताएं हैं उनके नाम पे अलग संगठन बनाए, अपने जितने काम हैं उनके नाम पे अलग संगठन बनाए, गली में अलग संगठन बनाया, मोहल्ले में अलग संगठन बनाया, और हर आदमी संगठन का मालिक बन गया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर वकील जो चुनाव लड़ रहा है उसको ये लग रहा है कि मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ कर पाऊंगा। ऐसे ही ये जितने संगठन बनते चले गए, इनको सबको ये गफलत हो गई कि मैं ही हूं और मैं ही ये कर पाऊंगा। तो उन्होंने इनिशियली इसको ध्यान में रखते हुए कि मैं ही हूं, मैं ही ये कर पाऊंगा के आधार पे अपने संगठन चलाने शुरू कर दिए, अपनी दुकानें खोल ली, अपने संगठन खोल लिए। समाज से नहीं पूछा उन्होंने। समाज से उन्होंने किसी से नहीं पूछा। जैसे वकीलों ने आपस में तय नहीं करा कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है। जब चुनाव लड़ते हैं, जो जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो आपस में तय नहीं करते। इसी समाज में जिन्होंने संगठन खोले, उन्होंने समाज से कभी कोई परमिशन नहीं ली, कोई डिस्कशन नहीं करी, कहीं कोई कुछ पारित नहीं कराया, चर्चा भी नहीं करी इस चीज की कि भाई हम संगठन खोलना चाहते हैं, हम कोई संगठन खोल रहे हैं और उससे हम कोई काम करना चाहते हैं, तो हम करें या ना करें। वो तो बस एक बंद कमरे की मीटिंग में कुछ लोग बैठते हैं, तय कर लेते हैं और बांट लेते हैं कि मैं अध्यक्ष, तू महासचिव, ये कोषाध्यक्ष, ये सचिव, ये फलाना एग्जीक्यूटिव, ये ढिमाका एग्जीक्यूटिव। ये काम वो करते हैं। और ये काम करते 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 29 लाख संगठन हो गए। और 29 लाख संगठन सिर्फ जातियों के या पंथों के नहीं बने हैं, मतों के नहीं बने हैं। सिर्फ इसलिए नहीं बन गए 29 लाख संगठन के, कोई कहता है कि हमने बुद्ध के नाम से संगठन बना लिया। हाँ, बुद्ध के नाम से संगठन तुमने बनाया है, और एक नहीं बनाए, हजारों लाखों बनाए। बुद्ध के नाम से ही हजारों लाखों संगठन है, गुरु रविदास जी के नाम से हजारों लाखों संगठन है, बाबा साहब के नाम से हजारों लाखों संगठन है, अपने चोखा मिला जी के नाम पे हजारों लाखों संगठन है, जातियों के नाम पे हजारों लाखों संगठन है, जो जातियों पे गर्व करते हैं उनके नाम पे हजारों लाखों संगठन है। और ये संगठन की संख्या दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। और कमाल की बात तो ये है कि वो संगठन सिर्फ इन चीजों पे नहीं है, जाति और मतों पे नहीं है। कमाल की बात ये है कि लेटेस्ट प्रॉब्लम्स पे भी संगठन है, लेटेस्ट इश्यूज पे भी संगठन है। उदाहरण के तौर पे 2014-15 से संविधान की बात शुरू होनी शुरू हो गई कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, हम घर घर संविधान पहुंचाएंगे, हम घर घर संविधान लेके जाएंगे। तो आप आज की तारीख में देखोगे तो संविधान के नाम पे ही हजारों लाखों संगठन बन गए हैं, हजारों संगठन बन गए हैं। इतने सारे तो टिप्स पे, मेरी टिप्स पे हैं, जो संविधान के नाम पे संगठन बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम घर घर संविधान पहुंचाएंगे। कोई निकाल रहा है संविधान जागरूकता यात्रा, कोई निकाल रहा है संविधान जागरूकता रैली, कोई निकाल रहा है कि घर घर संविधान, कोई कह रहा है कि संविधान पढ़ाओ देश बचाओ, कोई कह रहा है कि संविधान ही हमारा सब कुछ है, कोई कुछ कुछ कहे जा रहा है, और संविधान के नाम पे भी संगठन बना लिए। ये तो हमारी आंखों के सामने का उदाहरण है जो पिछले 10 साल में तैयार हुआ है कि संविधान आया तो उसके नाम पे संगठन बना दिया, संविधान की समस्या आई तो उसके नाम पे संगठन बना दिया, उससे पहले प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा था उसके नाम पे संगठन बना दिया, उससे पहले कोई अट्रोसिटी हुई तो उसके नाम पे संगठन बना दिया, उससे पहले कहीं कोई अधिकार चला गया तो उसके नाम पे संगठन बना दिया, उससे पहले कहीं कुछ बात हुई, कहीं कुछ इकट्ठे हुए तो उसके नाम पे संगठन बना दिया, कोई टेम्परेरी फेज आया तो उसके नाम पे संगठन बना दिया। कुछ संगठन ज्यादा बन गए, उनके पास ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो उन संगठन वालों ने अपने संगठन को बड़ा रूप देने के लिए उस संगठन को पार्टी में परिवर्तित कर दिया, वो पॉलिटिकल पार्टी बन गए
और वो पॉलिटिकल पार्टी बनकर चुनाव लड़ने भी आ गए। और वो चुनाव लड़ने जब आए तो उन्होंने समाज से नहीं पूछा कि हम चुनाव लड़े या ना लड़े। उन्होंने समाज से नहीं पूछा कि क्या हमको इकट्ठे होकर चुनाव चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं नहीं लड़ना चाहिए। यहां तक कि समाज से आप छोड़ो, उनके समकालीन समदर्शी जो पॉलिटिकल पार्टी समरों की ऑलरेडी चल रही थी, उन्होंने उनके साथ भी इकट्ठा होना मुनासिब नहीं समझा। इकट्ठा होना छोड़िए, उनसे जिक्र करना, उनसे चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा कि उनसे चर्चा करके जरा ये पूछ लें कि जी चुनाव लड़ना है तो इकट्ठे होकर लड़ना है, यहां अपना कैंडिडेट उतारना है, यहां क्या करना है। वो अपने अलायंस ही नहीं बना पाए। अलायंस तो बहुत दूर की बात है। पहले तो उनसे सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि तुमने अपने जो टुकड़े हैं उनको मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी कि तुमने उन टुकड़ों के आधार पे पॉलिटिकल पार्टीज बना ली। वो इस चीज का जवाब नहीं देते। वो इस चीज का कोई जवाब नहीं देते। कारण उसका ये है कि शुरू शुरू में जब ये काम किया था तो हो सकता है इंटेंशन ठीक रही हो, लेकिन बाद में मजा आने लग गया, बाद में मौज आने लगी, रस आने लग गया। कैसे आने लगी मौज, कैसे आने लग गया रस? जब आदमी कमरे में बंद कमरे में बैठ के संगठन बनाता है तो वो समाज से नहीं पूछता कि करना क्या है। वो पहले अपना प्लान रखता है और उस प्लान पे तय करता है, अपना संविधान बनाता है, उस संविधान में अपने आप को बॉस बनाता है, और बॉस बना करके फिर कहता है अब चलेंगे समाज के बीच में और बताएंगे कि ये समस्या है। तो हमारे जितने लोग हैं बेचारे सीधे साधे समण, अच्छे समण, बढ़िया समण, कोई भी उनके आगे झोली फैला के आ जाता है तो वो झोली में कुछ ना कुछ डाल देते हैं। या तो वो अपना समय डाल देते हैं, या तो वो अपना टैलेंट डाल देते हैं, या तो वो अपने आप को डाल देते हैं। वरना सबसे बढ़िया वो क्या करते हैं कि वो सबसे ज्यादा बढ़िया काम ये करते हैं कि वो अपना पैसा डाल देते हैं। क्योंकि संगठन का जो मालिक होता है वो इतना शातिर होता है कि संगठन का मालिक कभी उन लोगों के पास नहीं जाता काम काम के लिए मदद मांगने या लोगों के लिए मदद मांगने जिन लोगों के पास अपने कोई रिसोर्सेज नहीं है। वो किन के पास जाता है? वो जाता है ऐसे लोगों के पास जो रिसोर्सफुल हैं, जिनके पास या तो पैसा है, जिनके पास या तो संपत्ति है, जिनके पास या तो कुछ ना कुछ है, और अब जिनके पास कम से कम कुछ ना भी हो तो वो आके संख्या तो बढ़ा सकें। ऐसे आदमी के बीच में नहीं जाता उस संगठन का आदमी जो पहले से प्रताड़ित है, जो पहले से ही भुगत रहा है, जो पहले से ही ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको जीवन में करना क्या है। हाँ, तब जरूर जाता है उसके पास जब ऐसे किसी आदमी के ऊपर कोई अट्रोसिटी हो जाती है। ऐसा कोई हमारा समर्ण जिसके ऊपर ऐसी अट्रोसिटी हो जाती है, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसके ऊपर कोई अट्रोसिटी हो जाए तो वहां बड़ी जल्दी पहुंचता है ये जो संगठन का मालिक होता है, या कोई राजनेता होता है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मालिक होता है, वहां जरूर पहुंचता है। क्योंकि वहां पहुंचने से माइलेज मिलती है, क्योंकि वहां पहुंचने से उनको लाइमलाइट मिलती है, वहां पहुंचने से उनको अटेंशन मिलती है। और उस अटेंशन को लेकर के जमाने में बताते हैं कि देखो फलाना जगह फलाना बच्चे को घड़ा छूने पे मार दिया तो हम उसके यहां गए। देखो फलाना जगह मूंछ रखने पे मार दिया तो हम उसके यहां गए। देखो फलानी लड़की को जाति के आधार पे शोषण किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, हम वहां गए। देखो फलानी बच्ची को जिंदा जला दिया गया, हम वहां गए। अरे तुम वहां गए तो तुम्हारे जाने से वहां ये अट्रोसिटी रुक गई या खत्म हो गई? इस बात का जवाब कौन देगा? तुम जो सालों से वहां जा रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? या तो तुम वहां जा रहे हो जहां अट्रोसिटी हो रही है ऐसे आदमी पे जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि वहां से तुमको माइलेज मिलती है, या तो तुम वहां जा रहे हो रिसोर्सफुल आदमी के पास जो बाबा साहब के आरक्षण का लाभ लेके सरकारी नौकरी में चला गया, कुछ पैसे कमा लिए तो उसके पास जा रहे हो क्योंकि वो तुमको रिसोर्सेज के नाम पे अपना पैसा देता है, अपना माल देता है, अपना धन देता है। तो उस धन को तुम लेके आते हो अपने पास। जब उस धन को तुम अपने पास लेकर के आते हो तो उस धन को लाने के बाद तुम उस धन में से कुछ खर्चा करते हो, बाकी अपनी जेब में रख लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम फुल टाइम संगठन चला रहे हो। और फुल टाइम संगठन जब तुम चला रहे हो तो तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? काम धंधा तो है नहीं। जब काम धंधा नहीं तो खर्चा तो चलाना है। तो वो रिसोर्सफुल लोग जो पैसा देते हैं उससे वो घर चलाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं। कई तो सरकारी कर्मचारियों के संगठन के मालिक ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन लगाया संगठन चलाने में, संगठन बनाने में, और जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने 5-5 6-6 करोड़ रुपए की अपनी प्रॉपर्टी बना मारी है समाज के नाम पे। और जिस संगठन के अंतर्गत वो प्रॉपर्टी बनाई है उसका मालिक कौन? वो खुद। और उसका उत्तराधिकारी कौन? कमाल की बात है, उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा। क्योंकि वो तो मर जाएगा, रिटायर हो चुका है। और इतना सारा जो पैसा इकट्ठा किया है करोड़ों का, वो करोड़ों का पैसा जाएगा किसको, कहां जाएगा? वो जाएगा उसकी औलाद को। क्योंकि औलाद के लिए तो सुरक्षित करके जाना है। अब औलाद अगर इस काबिल हुई कि उस धंधे को आगे बढ़ा पाई तो बढ़ा लेगी, ना बढ़ा पाएगी तो कम से कम प्रॉपर्टी को रखा लेगी। ये काम, ये गोरख धंधा यहाँ पे चलता है और ये बहुत जोरों से चलता है। ये इतना जोरों से चलता है ये गोरख धंधा
कि लोगों को इसमें रस आता है। जैसा कि मैंने बताया कि लोगों को रस क्यों आता है, लोगों को रस इसीलिए आता है क्योंकि पैसा बहुत मिलता है, माइलेज बहुत मिलती है, अटेंशन बहुत मिलती है। ये जितने लोग जो माइलेज लेते हैं, अटेंशन लेते हैं, पैसा लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं, ये हमें दे क्या रहे हैं, ये हमें नया क्या दे रहे हैं? ये हमको इतने सालों से लगे हुए हैं और सबके सब ये कहते हैं कि हम तो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये इतने सालों में क्या हमको कोई फेविक्विक, कोई फेविकॉल, कोई चुंबक, कोई चिपकाने वाला पदार्थ नहीं दे पाए क्या? कि जिस पदार्थ के अंतर्गत, जिस चुंबक के अंतर्गत, जिस फेविकॉल के अंतर्गत उसका इस्तेमाल करके हम इकट्ठे हो जाएं, चिपक जाएं आपस में, वो ऐसा कुछ दे नहीं पाए क्या? वो नहीं दे पाए। वो क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उन्होंने अपने जो संगठन है उनके खुद के, उन्होंने उसका पूरा का पूरा बेनिफिट अपने लिए यूज किया है, उन्होंने समाज के लिए नहीं किया। और देंगे भी कैसे? क्योंकि उनके संगठन तो या तो किसी मुद्दे पे बने हुए हैं, या तो किसी एट्रोसिटी पे बने हुए हैं, या तो किसी जाति पे बने हुए हैं, या तो किसी पंथ पे बने हुए हैं, किसी पक्ष पे बने हुए हैं, या किसी ना किसी धर्म या मान्यता पे बने हुए हैं। ये मुख्य चीजें हैं जिन पे वो संगठन बने हुए हैं। और जब उनके संगठन बड़े हो जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। तो जब तुम खुद ही इतने सारे संगठन अलग अलग चीजों पे बना रहे हो, तो तुम लोगों को इकट्ठा कैसे करोगे? क्योंकि उनको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि लोग जब इकट्ठे होते हैं, अलग अलग दड़बों में इकट्ठे होते हैं, अलग अलग सेक्शन में इकट्ठे होते हैं, कोई क्रांति नहीं कर सकते। अलग अलग इकट्ठे हुए लोग अपना भी कोई बेनिफिट नहीं कर सकते। अलग अलग इकट्ठे हुए लोग अपने को कुछ दे नहीं सकते। तो कौन देगा? तो देगा उनको इकट्ठे होने का फेविकॉल, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान। हमारा जो फेविकॉल है, हमारी जो फेविक्विक है, हमारी जो चुंबक है, हमारा जो एडेसिव है, हमको जो जोड़ के रख सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पहचान है। चाहे हम बुद्ध के फॉलोवर हों, चाहे हम किसी संत के फॉलोवर हों, चाहे हम किसी महापुरुष को मानते हों, चाहे हमारा कोई मुद्दा हो, चाहे हम पे कोई एट्रोसिटी हो रही हो, अगर आप इनकी सबकी जड़ में जाके बैठ देखेंगे तो जड़ में जाके जो एक कॉमन चीज मिलेगी वो ये मिलेगी कि जिन पे एट्रोसिटी हो रही है, जाति कुछ भी हो, पहचान एक है। जिनके अधिकार जा रहे हैं, जाति कुछ भी हो, अधिकार एक, पहचान एक है। जिनके टुकड़े हो रहे हैं, जाति कुछ भी हो, पहचान एक है। जिनके चुनाव में लोग जीत नहीं रहे हैं, जाति कुछ भी हो, पहचान एक है। वो सारी की सारी जो पहचान है वो एक शब्द में आती है। उस शब्द को हम कहते हैं समण। समता में रमण करने वाले वो लोग, समता पे आधारित बात करने वाले लोग, वो लोग इक्वलिटी पे बात करने वाले वो लोग, जो अभी भी हैं, इस भारत में भी हैं, इस भारत गणराज्य संघ में भी हैं, जो अशोक के समय 16 महाजनपदों का जो गणराज्य संघ था तब भी थे, जो बुद्ध के समय पे जो महाभारत था वो तब भी थे, बुद्ध के समय से पहले का जो भारत महाभारत था वो तब भी थे, और वो सदा से चले हुए आ रहे हैं। वो सारे के सारे समण लोग अपनी एक सभ्यता में रहा करते थे, जिस सभ्यता को समण सभ्यता कहते हैं। उनकी एक संखति थी जिसको समण संखति कहते हैं। उस संखति के अंतर्गत ये पूरा देश चलता था, उस संखति के अंतर्गत ये पूरा महाभारत चलता था। और वही सारी संखतियां हैं जिनको लेके हम पढ़े हैं, बड़े हैं और आगे बढ़ते चले गए हैं। ये सारी छोटी छोटी संखतियां आप देखेंगे आपके आसपास दिखाई देती हैं। हमारे आसपास भारत के अंदर जितने भी त्योहार होते हैं, भारत के अंदर जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, भारत के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी कल्चरल एक्टिविटीज, वो सारी की सारी चीजें सब हमारी हैं। वो कहीं कोई बाहर से नहीं लेके आया है। जो बमण बाहर से आके यहाँ पे बसा है वो अपने साथ कोई कल्चर नहीं लेके आया है। उसने यहीं के कल्चर को अपनाया है और धीरे से प्यार से उस कल्चर को उसने अपना कहना शुरू कर दिया। और क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये सारा का सारा जो यहाँ कल्चर चल रहा है ये इनका है और हमारा नहीं है, तो हमने उस कल्चर की प्रैक्टिस बंद कर दी। इसी के कारण हमारा जो पहचान है, हमारी जो पहचान है और हमारा जो पहचान का शब्द है समण, वो हमसे पीछे चलता चला गया। अब क्योंकि हम इस शब्द को दोबारा लेकर के आए हैं, नीचे से लेकर के आए हैं, और इस समण शब्द को हम जानते हैं, पहचानते हैं, और समण शब्द को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमको समण शब्द के साथ साथ ये भी याद आ गया कि जब हम सारे समण हैं और इकट्ठे रहते हैं, और पुराने समय में इकट्ठे रहते थे, तो जब हम इकट्ठे रहते हैं उस प्रोसेस को संघ बोलते हैं। तो ये हम आज जो इकट्ठे होने का काम कर रहे हैं वो समण संघ के रूप में समणों का संघ स्टैब्लिश करने का काम कर रहे हैं। और ये समणों का संघ हम स्टैब्लिश करने का काम कर रहे हैं, ये प्रोसेस लगातार है, निरंतर है। बाकी सब चीजों से उठकर जो सबसे ऊपर चीज आती है वो समण आती है, हमारी पहचान आती है। और जब हम एक पहचान के अंतर्गत इकट्ठे होते हैं तो हम हमारा संघ बन जाता है, वो हमारा संघ है। इसलिए ये समण संघ काम कर रहा है।
आज जो हमारी सूरतगढ़ के अंदर संगति हुई है, वहां से बहुत सारे लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं, उनके कुछ सवाल होंगे। वैसे तो वहां पे सारे सवालों को बुझा दिया होगा, लेकिन फिर भी कोई सवाल है तो वो यहाँ के पूछ सकते हैं, यहाँ पे आके चर्चा कर सकते हैं। मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई है तो मैं 3 बार संघ से क्षमा मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघे सलाम, संघ को नमस्कार, संतों को बंदा।